हाय गाइस। बेटा आज अपन लोग ना 8th स्टैंडर्ड का एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में नहीं, आपको 9th 10th 11th 12th और रात उसके आगे भी काम में आएगा। आप कोई भी फील्ड लो जहाँ पे थोड़ा भी कैलकुलेशन आता है, जहाँ पे कोई भी चीज़ वेरी करना शुरू करती है, वहाँ पे चैप्टर को काम में आना शुरू हो जाएगा। तो बेटा इस चैप्टर पे ध्यान बहुत देना है। चैप्टर वैसे बहुत आसान है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, बट ये चैप्टर 8th में 9th में भी कैरी फॉरवर्ड होता है, 9th के बाद में 10th में भी काम में आता ही है। ठीक है, तो गाइस चैप्टर का नाम क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बच्चा लोग पहले हम लोग ना एक्सप्रेशन का मतलब समझते हैं। ये होता क्या है? ये मैंने गलत स्पेलिंग किया, एक्सप्रेशन ई एक्स होना चाहिए था, बट ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब होता क्या है? याद है हमने एक लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। देखो ये इक्वेशन, तो देखो वो कुछ ऐसा था 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कोई चीज को ऐसा इक्वल टू समथिंग करूंगा ना, तो ये इक्वेशन बन रहा। यही चीज को अगर मैं इक्वल टू ना करूँ, ऐसा ही छोड़ दूं, तो बच्चा लोग ये मेरा बन जाता है एक्सप्रेशन। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। 5x माइनस 8 एक एक्सप्रेशन है, या 8y भी एक एक्सप्रेशन है, या 2xy भी एक एक्सप्रेशन है बच्चा लोग मेरा। तो बच्चा मेरा जो एक्सप्रेशन होता है ना, EXPRE एक्सप्रेशन, यस, तो मेरा एक्सप्रेशन दो चीज़ों से बनता है बेटा। क्या क्या रहती है वो दो चीज़ें? एक रहता है वेरिएबल और एक रहता है बच्चा लोग कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब क्या क्या अपना वही एक्स वाई जेड वगैरह, ये वेरिएबल हो गए। कांस्टेंट वगैरह क्या है? 2 3 -8, ये सब की सब क्या हो गया मेरे? कांस्टेंट। बेटा डेसिमल या फ्रैक्शन में भी हो सकते थे मेरे कांस्टेंट। तो इनके कॉम्बिनेशन से मैं एक्सप्रेशन बनाता हूँ। तो देखिए ये 3x प्लस 5, ये मेरा कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, प्लस एक कांस्टेंट ऐड कर दिया मैंने। कांस्टेंट को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, माइनस कांस्टेंट को एक और वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया। समझा आपको ये चीज़ है? चलिए अब बेटा देखिए, हमारा जो भी एक एक्सप्रेशन होता है ना, उसकी वैल्यू मेरी चेंज हो सकती है। ठीक है, मतलब उसी वैल्यूज में चेंज कर सकता हूँ। सर मतलब क्या? मान लीजिए मेरा एक्सप्रेशन है 2x माइनस 1, मान लीजिए। तो अगर मेरा x की वैल्यू 0 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 -1, मतलब -1 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू मेरी 3 है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 3 -1, मतलब 5 आएगा। अगर x की वैल्यू -1 है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 इंटू -1 -1, मतलब कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा मेरा। तो देखो मेरी ये वैल्यूज चेंज हो जा रही है ना, मेरा आउटपुट अलग अलग आया जा रहा है, वो एक्सप्रेशन के कारण। बेटा भैया एक्सप्रेशन में सिर्फ x नहीं, x एंड y दोनों भी हो सकते थे। मतलब क्या? मान लीजिए मेरा एक्सप्रेशन है 2xy प्लस 1, कुछ रैंडम ले रहा हूँ सिंपल सा मैं। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो मेरा आंसर देखिए 2 इंटू 0 इंटू 5 प्लस 1, तो ये तो 0 ही हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया। अब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है मान लीजिए, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 यानी 5। तो ये ऐसे अलग 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 मेरे आंसर आना शुरू हो सकते थे। बेसिक समझ आए, लिखना नहीं आपको, सिर्फ मैं अभी समझा रहा हूँ कुछ चीज़ें। अब देखो बेटा, हम लोग एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंटिंग एन एक्सप्रेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी है बेटा, सिंपल सा है। देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई एक्सप्रेशन है x प्लस 2। ठीक है, अब बेटा ये x क्या है हमारा? ये x हमारा वेरिएबल है, तो अपनी मान लीजिए नंबर लाइन है। ठीक है, नंबर लाइन को अपन 0 से स्टार्ट करते काम करते हैं, उसका सा रे बना देता हूँ, ये 0 है। अब मुझे x की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैं एक रैंडम जंप लूंगा, मुझे नहीं पता कितनी है, तो मैंने मे बी ऐसा एक रैंडम जंप ले लिया। ठीक है, ये हो गया मेरे लिए x, तो मैंने इसको ऐसा x रिप्रेजेंट कर लिया। अब प्लस 2, अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट कंसिडर करता हूँ, तो मुझे यहाँ से 2 सेंटीमीटर और आगे जाना पड़ेगा। ये मैंने ऐसा जंप लिया, ये 2 सेंटीमीटर आगे में और आ गया। तो अगर ये पॉइंट मेरा a अगर है, तो मेरा a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x प्लस 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है आपको इतना अच्छे समझा ना हो, चलो आपको और एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। अब मान लीजिए मैंने ले लिया 2x प्लस 3, कुछ रैंडम ऐसा। ठीक है, तो मैंने नंबर लाइन बनाया है, ये यहाँ पे 0 था बेटा मेरा, 2x है, तो देखो पहले ये एक x का जंप हुआ। अब जितना बड़ा जंप ये था ना, दूसरे x का भी मुझे उतना बड़ा ही जंप लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो x की वैल्यू तो अब यहाँ पे सेम ही रहेगी। अगर 8 बोल रहा हूँ तो ये भी 8 और ये भी 8, नहीं सर 3 बोल रहे हो तो ये भी 3 और ये भी 3, ऐसा थोड़ी होगा ये 5 है और ये 2x, नहीं, दोनों तो सेम ही रहने वाला ना अपने। तो देखो ये भी x हो गया बेटा मेरा, ये भी x हो गया। अब प्लस 3, यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे जाऊँगा मैं, कुछ मे बी यहाँ तक है क्या। ठीक है, तो ये 3 हो गया।
अब अगर ये पॉइंट मेरा ए है तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 2x प्लस 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। समझा ये क्या हुआ है? तो बेटा एक बार फट से हेडिंग दो, रिप्रेजेंटिंग एन एक्सप्रेशन ऑन नंबर लाइन, और बेटा ये वाला कर लो एक बार पॉज करके, ठीक है, फट से कर लीजिए बेटा। अब नेक्स्ट वाला बच्चा लोग ये वाला भी कर लीजिए। चलिए ग्रेट। अब देखो आपको बहुत डिफिकल्ट आते नहीं, बट एक और आपको रैंडम बता दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए को 3x माइनस 5 करना है, तो देखो माइनस यानी लेफ्ट साइड में जाऊँगा तो मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोगों, ये देखिए ये है, ये एक जंप, ये दूसरा जंप, ये तीसरा जंप, ठीक है। देखिए ये हो गया x, ये भी हो गया बेटा मेरा x, ये भी हो गया मेरा x। अब मैं पीछे आ रहा हूँ, मैं ऐसे ही लाल कलर से दिखा रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको लाल कलर से दिखाना पड़ता है। मे बी ये यहाँ पे आ गया मेरा 5, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 5। तो मेरा मान लीजिए ये पॉइंट को मैं a बोल रहा हूँ, तो मेरा a क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहले 3x आगे गया हूँ, फिर 5 पीछे आया हूँ, तो a विल रिप्रेजेंट 3x माइनस 5। समझा? चलो इसको पॉज करो और इसको फट से आप लोग मेरे लिए सॉल्व कर लो। चलो ग्रेट। अब गाइस आप लोगों को एक मस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये देखिए आपको ऐसा डायग्राम बना हुआ आया है, मान लीजिए देखो ये आगे ऐसा भी ले जा सकते हैं आप लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका। देखिए मैंने अलग अलग पोजीशंस बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स 3x ऑन नंबर लाइन। समझाए क्या है? चलो क्वेश्चन को पॉज करो और ये क्वेश्चन को एक बार खुद से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए अब ये देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी हमारा ये है, तो ये x और ये x तो मिला के कितना हो गया सर, तो ये 2x हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई मतलब ये, तो देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 5, तो आंसर हो जाएगा 3x प्लस 5। विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स 3x ऑन नंबर लाइन, सर देखिए ये वाला पॉइंट 3x कर रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, खत्म। समझा? चलो कोई भी अगर आंसर आपका मैच नहीं हुआ था तो प्लीज आप लोग एक बार उसे सॉल्व कर लीजिए। अब गाइस एक और मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ आप लोग, ठीक है ना, कुछ भी 5x² माइनस 2xy प्लस 11, ऐसा कुछ रैंडम है, ठीक है। तो बेटा देखा जाए ना तो ये जो एक है ये एक टुकड़ा हो गया मेरा एक्सप्रेशन का, ये भी मेरा एक टुकड़ा हो गया एक्सप्रेशन का, ये भी मेरा एक टुकड़ा हो गया एक्सप्रेशन का। तो टुकड़े 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 जो है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। ये एक टर्म हो गया मेरा, ये दूसरा टर्म हो गया मेरा, और बेटा ये तीसरा टर्म हो गया। कौन से टर्म्स हो गए मेरे, 5x² एक टर्म हो गया, अब बेटा 2xy नहीं, माइनस 2xy दूसरा टर्म है, और 11 तीसरा टर्म है, ठीक है। तो बेटा देखो आप लोगों को इसकी साइन लेके आनी पड़ती है, देखो इसकी साइन प्लस थी, अब ये यहाँ पे पहले प्लस लिखना सेंसिबल नहीं, सेंसिबल में कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, इसलिए लिखते नहीं है, बट अगर माइनस है तो आप माइनस लिखोगे, ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब बेटा इन टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मैं अपने एक्सप्रेशन तक के पहुंचता हूं, तो देखिए 5x² प्लस दूसरा टर्म है माइनस 2xy प्लस, और ये तीसरा टर्म, इन तीनों टर्म्स को ऐड किया हूं तो देखिए 5x² माइनस 2xy प्लस 11। समझा? तब मैं यहां तक के आके पहुंचा हूं। तो बेटा जब मैं टर्म्स को ऐड करता हूं तो मेरे एक्सप्रेशन तक पहुंचता हूं, मतलब एक एक्सप्रेशन के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट, उसे बेटा हम लोग टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा मैं देखूं ना तो मेरा टर्म कैसे बन रहा है, हाउ इज अ टर्म फॉर्म्ड, देखो 5x² वो कैसे बना है, देखिए ये बेटा प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल से बना है। अब ये x² को भी चाहता ना मैं तो ऐसा लिख सकता था x इंटू एक्स, वैसे देखिए माइनस 2xy ये कैसे बना है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई से बना हुआ है, और ये 11 कैसे बना हुआ है, वो तो डायरेक्टली 11 से ही बना हुआ है। समझा आप लोगों को? तो बेटा एक टर्म को भी मैं तोड़ूंगा अगर, तो उसमें कॉन्स्टेंट्स एंड
क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स का प्रोडक्ट रहेगा। समझा ये चीज़ आप लोगों को। अब बेटा ये जो टर्म है ना, अब ये टर्म बोलो या ये टर्म बोलो या ये टर्म बोलो, बेटा टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू जो है उससे हम लोग उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग उसे, हम लोग उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। मतलब टर्म में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो बेटा आप लोग एक बार ये चीज़ लिख लीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में डिफाइन करके नहीं आता है, आपको अपनी लैंग्वेज में समझता है बहुत ही बढ़िया है, उससे बेटा कोई लैंग्वेज रहती नहीं है। तो एक बार एक काम कीजिए, कोएफिशिएंट लिख लीजिए बच्चा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, देखिए अलग अलग दे रहा हूँ मैं आपको, 5x² माइनस 3xy x² और -2/3x ई कुछ x³y²/8, कुछ रैंडम चीज़ें लिया मैंने, ठीक है ना। अब ये हर एक टर्म का मुझे कोएफिशिएंट चाहिए है, ठीक है। तो पॉज करो और एक बार ट्राई कर लो बच्चा लोग आप। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं इनका। देखिए 5x²y, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, 5 है। -3xy, तो इसमें कांस्टेंट टर्म 3 नहीं बेटा, -3 है। सर x²y, तो इसमें तो कोई कांस्टेंट लिखा हुआ ही नहीं है बेटा। जिसके सामने कुछ नहीं लिखा होगा ना उसका मतलब वो 1 × रहेगा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा बेटा, 1। तो -2/3x, तो इसका -2 नहीं रहेगा बेटा, इसका रहेगा -2/3। कितना रहेगा बेटा इसका कोएफिशिएंट, -2/3। अब नेक्स्ट है x³y⁴/8, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 1/8 x³y⁴, तो इसका क्या हो जाएगा 1/8। समझा ये आप लोगों को। चलो ग्रेट, इसको भी पॉज करो और जो भी आपका आंसर मैच नहीं हुआ था आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वो उसको लिख लीजिए। अब गाइस एक और क्वेश्चन, वैसे आपके एनसीईआरटी में है नहीं बट आप लोगों को स्कूल की वर्कशीट्स वगैरह में दिख सकता है। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ b⁵ in -4 b⁵ c⁵7 d³ b⁵ का कोएफिशिएंट मुझे इसके अंदर चाहिए है। बेटा अब देखो, अगर आप लोगों को टर्म का कोएफिशिएंट बोल रहा है ना तो सिर्फ आप कांस्टेंट टर्म लिख दोगे अपना यहाँ पे जो रहेगा उससे चिपका हुआ। बट अगर स्पेसिफिकली इसके अंदर मुझे b⁵ का पूछ रहा है तो इसको छोड़ के बचा कुचा पूरा का पूरा इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो अब b⁵ का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, -4 c⁵7 d³। समझा आप लोगों को। तो बस b⁵ को छोड़ के जो सब कुछ रहेगा वो इसका कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। ये बेटा आप लोगों को आपके स्कूल की वर्कशीट्स वगैरह में दिख सकता है, इसलिए आप लोग एक बार क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए पॉज करके। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चा लोग अपन ने अभी टर्म के बारे में बात की थी, अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाता हूँ। 2xy 3x - 8y 15x + 2 - 4y। बेटा इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, देखिए तो ये तीनों एक्सप्रेशन है, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें एक ही टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स मेरा एक ही है तो इससे हम लोग बोलते हैं क्या, मोनोमियल, ठीक है। अगर 2 है, 2 ही टर्म है तो इसे बोलते हैं हम लोग बायनोमियल। 3 है तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। देखिए ना, मोनो मतलब 1 होता है, बाय मतलब 2 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, तो वैसे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। वैसे इन जनरल इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। यानी एक सिंगल टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ, 2 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल, 3 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल, और उससे ज़्यादा वाले को भी पॉलिनोमियल में बोल सकता हूँ। बट स्पेसिफिक नेम फॉर 1 टर्म हैज बीन गिवन एज मोनोमियल, फॉर 2 टर्म्स हैज बीन गिवन एज बाइनोमियल, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोलते हैं, उसके आगे को तो हम पॉलिनोमियल ही बोलने वाले, ठीक है। तब देखो आप चाहो तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो गया है, ये इसका हो गया है, इसका हो गया, तो उसी के बाजू में नंबर ऑफ टर्म्स 1 मोनोमियल और एग्जाम्पल करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग अपने लिए। अब गाइस मैं आप लोगों को कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लिख के देने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार मैं मेरी स्क्रीन पॉज करके फटफट क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर जैसे ही मैं वापस से आपको दिखूंगा तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपका आंसर मेरा आंसर अलग अलग हो सकता है बच्चा लोग यहाँ पे,
बस डिफरेंस क्या है बेटा, आप लोगों का भी सही होगा, मेरा भी सही होगा, ऐसा रहेगा। आपको चाहिए तो आप एक बार मुझे मैसेज कर सकते हैं अपने आंसर के साथ, मैं एक बार चेक कर लूँगा आपको कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ पे मैं मेरी स्क्रीन पॉज करके एक बार लिखने वाला हूँ, आपको फट से दिख जाऊंगा मैं। चलिए देखिए, अब आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखना शुरू हो गया बच्चा। तो देखिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के जाता हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक बाइनोमियल बनाना है विथ एक्स एंड वाई एज अ फैक्टर। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बस ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ। बाइनोमियल का मतलब कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। देखो आप ये 2x प्लस 3y ऐसा बना सकते हो, या फिर नहीं सर आपको चाहिए था ऐसा 2xy प्लस 8 बना सकते हो, या 8x स्क्वायर बना सकते हो। देखो दो ही टर्म्स है और मेरे दो ही वेरिएबल्स x एंड y ही यूज हुए हैं, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे आप लोगों को बनाना है, इसमें आपका और मेरा आंसर अलग अलग हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है आपका भी सही हो मेरा भी सही हो। तो देखो अब आप लोगों को ऐसा मेक अ बाइनोमियल विद एक्स एंड वाई एज फैक्टर, मेक अ ट्राइनोमियल विद एक्स एंड वाई एज फैक्टर, मेक अ मोनोमियल विद एक्स एंड वाई एज फैक्टर, फिर मेक अ ट्राइनोमियल विद एक्स एज अ फैक्टर, मेक अ मोनोमियल विद एक्स एज अ फैक्टर, मेक अ बाइनोमियल विद एक्स एज अ फैक्टर। तो देखो एक बार ट्राइनोमियल विद एक्स एज अ फैक्टर आ जाता हूँ, 3x क्यूब माइनस 4 प्लस 8x कुछ ऐसा, ठीक है ये रहेगा। अब देखो गलती से मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्राइनोमियल बोला है मैंने, आपने बनाया 3x क्यूब प्लस 8 प्लस 4, तो तीन टर्म्स तो है नहीं बेटा, ये दो ही टर्म है। तो कैसे तीन है ना, अरे बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, 3x क्यूब प्लस 12 हो जाएगा। तो एट द एंड दो ही टर्म बचे, तो ये गलती मत कर देना आप लोग, ठीक है ना। ये तीनों टर्म्स से एडेबल या सब्ट्रैक्ट वगैरह ना हो, वैसे आपको रखना पड़ेगा फिर। तो ये आपको 6 क्वेश्चन जो है ये पॉज करके लिखो, और इनके आंसर्स आप लोग लिख लीजिए पॉज करके एक बार प्लीज। चलिए अब देखिए, ये क्या कुछ भी मैं बाइनोमियल विथ एक्स एज अ फैक्टर है, तो एक्स प्लस वाई कुछ भी सिंपल सा बना दिया। ट्राइनोमियल विथ एक्स एज अ फैक्टर, तो देखिए 3x प्लस 4y माइनस 8। मोनोमियल विथ एक्स एंड वाई एज अ फैक्टर, तो 2xy या माइनस 2xy कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ट्राइनोमियल सिर्फ x एज अ फैक्टर, तो x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 11 कुछ। मुझे मोनोमियल चाहिए विथ x एज अ फैक्टर, तो 8x हो गया। बाइनोमियल विथ एक्स एज अ फैक्टर, तो x माइनस 11 कुछ हो गया। अब बच्चा लोग ये ऐसा आ सकता था कि मेक अ पॉलिनोमियल विथ 4 और मोर टर्म्स, ठीक है। आपको जितने वेरिएबल ना वेरिएबल ले सकते हो। तो देखो अगर वो 4 या 4 से ज़्यादा टर्म का पूछा है, तो देखो x प्लस वाई माइनस 3 प्लस 11xy, देखो 4 टर्म हो गया। आपको और चाहिए था माइनस एक्स क्यूब, कुछ भी रैंडम बना सकते थे, ठीक है ना। तो आपको चाहिए तो ये वाले क्वेश्चन को भी एक बार पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे डिग्री के तरफ। चलिए अब बेटा, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, डिग्री। सॉरी क्वेश्चन नहीं सर, ये डिग्री। बेटा एक एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर जो रहेगी वो उसकी डिग्री बन जाती है। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन को हम डिग्री बोलते हैं। तो देखिए जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कुछ है 5x क्यूब माइनस 4x की पावर 5 प्लस 11x। और देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, ये x है, तो x का क्यूब यहाँ पे 3 चल रहा है, यहाँ पे 5 चल रहा है, यहाँ पे 1 चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी हो गई है, x की पावर 5 मैंने 5 हो चुकी है, तो इसकी डिग्री रहेगी 5। समझा। वैसे एक दो और एग्जाम्पल आता आपको, 4x माइनस 8x क्यूब प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट। यहाँ पे देखिए इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये देखो हाईएस्ट डिग्री 3 है। तब देखो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए 8x, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी मेरी। फिर कुछ और मैं लिख दिया, कुछ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, इसकी बताओ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बेटा बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना जो फर्स्ट टर्म रहता है उसका पावर चाहिए। देखो ये दोनों में फर्स्ट टर्म का आया है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं बीच बीच का आ गया था, कहीं पे भी हो सकता है वो डिग्री निकालने में, ठीक है ना। चलो ये कुछ एग्जांपल्स आप लोग एक बार पॉज करके मेरे लिए डिग्री के लिख लीजिए। चलिए ग्रेट। अब आप लोग मुझे बताएंगे इनकी डिग्रीज क्या रहने वाली है, ठीक है ना। 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13 माइनस 4x की पावर 4, ठीक है। एक ये, दूसरा में भी 8x माइनस 3, और तीसरा में भी 4, बस इतना सा, ठीक है। ये तीनों की डिग्रीज आप लोग मुझे पॉज करके बता दीजिए फट से।
देखिए इसकी डिग्री तो मेरी 4 आई होगी, ये इजी था। मेरे को कोई x लिखा हुआ है, x का मतलब x की पावर 1 होता है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई है। तो अब इसका क्या बेटा, देखो एक्चुअल में ना आपको याद है एक्सपोनेंट्स चैप्टर में हमने देखा है x रेज टू 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये 4 इंटू 1 लिखा हुआ है, मतलब 4 इंटू एक्स की पावर 0 लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली इसकी डिग्री मेरी 0 रहेगी। मतलब सिर्फ कांस्टेंट रहना बेसिकली ऐसा याद रख लो, तो उसकी डिग्री 0 हो जाती है हमारी, ठीक है। तो गाइस ये तीनों के आंसर्स आप लोग प्लीज लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है। फाइन, चलिए पॉज कीजिए और इतना कर लीजिए। चलो अब बेटा आप लोगों को मैं नेमिंग बता रहा हूँ। चलो नेमिंग के लिए एक और बताता हूँ। वैसे देखो अगेन ये वाला कोई है नहीं, बट अगर आप मतलब NTSC एग्जामिनेशन जो बाहर के एग्जामिनेशन ओलंपियाड देते रहते हो, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो 2x⁴y³ प्लस 11x²। अब इसमें अगर आप डिग्री देखोगे तो पहला जब मैं छोटा था मेरा आंसर बताता आपको, मेरा आंसर था 4, बट नहीं बेटा आप देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर आपके वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको ये डिग्रीज को ऐड करना पड़ता है। तो कोई 4 + 3 7 हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 था 2, तब हाईएस्ट कौन सा हो गया सर 7 हो गया है। आपको लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ मान लीजिए x⁴y³ माइनस 8xy5 प्लस 4x⁴y7 प्लस 11 कुछ ऐसा है। अब इसकी डिग्री निकालनी है। तो देखो ये दोनों को ऐड किया अगर मैंने तो 7 आ रहा है, ये तो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 + 5 किया तो ये 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 + 7 किया तो 10 आ रहा है, और इसकी तो डिग्री 0 ही है। तो हाईएस्ट कितना हो गया 10 हो गया, खत्म। तो ये ऐसे भी आ सकते हैं आपको, बट स्कूल के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं इसके, ठीक है ना। चलो ये अगर आप लिखना चाहते हो एक्स्ट्रा के इसमें तो आप पॉज करके लिख सकते हो, तो मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा का बता दिया है। चलिए अब गाइस आप लोगों को ये दे रहा हूँ मैं, इसका नेमिंग कैसा था। अगर बेटा आपके एक्सप्रेशन की डिग्री 0 है तो उससे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट है ये एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर 2 है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। 3 को हम लोग बोलते हैं ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तब एक एक के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया 8, तो ये कांस्टेंट हो गया, आपको बताया था मैंने। लीनियर के देख लीजिए 2x - 1 डिग्री 1 चलिए। क्वाड्रेटिक देख लीजिए 5x² प्लस 4x माइनस 2, और क्यूबिक देख लीजिए आप लोग 3x 4x³ माइनस 7x² प्लस 2x माइनस 1। समझा। तो बच्चा लोग ये चार्ट भी आप एक बार के लिए प्लीज मेरे लिए पॉज करके आप लोग अच्छे से बना दीजिए। चलिए गाइस ये हो गया है। अब एक छोटा सा रिविजन, उसके एक छोटा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है। क्या करना है बच्चा लोग आपको इस क्वेश्चन में, आपको पहले नंबर ऑफ टर्म्स देखना है इन एक्सप्रेशंस में कितने, यानी इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको बताना है वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब वो होने के बाद में आपको ये भी बताना है कि हर एक में जो है टर्म है उसमें का कोइफिशिएंट क्या है। मतलब देखो एग्जाम्पल तो ये x² का कोइफिशिएंट क्या रहने वाला है 8 रहने वाला है, ठीक है। वैसे अब y² का कोएफिशिएंट आपको ढूंढ के बताना पड़ेगा, ठीक है। चलो पॉज करो बेटा, क्वेश्चन लिखो, इसके आंसर को खुद से सॉल्व करो। अगर ये जम गया तो मतलब आपको जितना सेशन में आज पढ़ा है आपको हर एक चीज समझ गई है। चलिए देखते हैं, पहले अपन नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा सर 1 2, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे 2 हो गए। मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, मोनोमियल बाइनोमियल या ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स है मतलब सर ये हो जाएगा बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब हर एक का मुझे कोएफिशिएंट निकालना है, तब देखिए x² का कोएफिशिएंट क्या होगा 8 हो जाएगा। बेटा मैं x² = 8 नहीं लिख रहा हूँ, x² का कोएफिशिएंट इसलिए एरो डाला है, ठीक है ना। दूसरा ये क्या है y² का कोएफिशिएंट क्या होगा -5/3 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है सर 1 2 और 3 है, ठीक है सर। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे 3 हो गए। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ट्राइनोमियल। अब एक एक है वो, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 0.3 है। बेटा अब ये -7 है, इसका तो -7 ही रहने वाला है, ठीक है। और वो y का क्या हो जाएगा बच्चा लोग मेरा 8.2 हो जाएगा। समझा ये, सिंपल था गाइस। चलिए ग्रेट,
इसको भी पॉज करके एक बार मुझे सॉल्व करके दे दीजिए। परफेक्ट। तो बेटा यहाँ पे ना हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें देखी है। अब नेक्स्ट इससे आप लोगों को और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होगी, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ ये जितना दिया गया है उसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, इसके अगेंस्ट जो आपको होमवर्क मिलता है उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सेशन मिलते हैं। बाय गाइस।